जैसा मैंने आपको बताया था कि हम 1 लेक्चर 1 शूट आपको मैं कराने वाला हूं, उसी चेन में आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला बोलो आप समय को यूनिट जो फिजिक्स का टॉपिक है लाइट। आप समय को जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में है, एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट टॉपिक करा दूंगा। 1 से 2 क्वेश्चन इसके आने के चांस है। आप सब प्रकाश लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ एक ही लेक्चर में कंप्लीट। तो सबसे पहले जो लाइट टॉपिक है हमारे, उसमें सिलेबस में क्या कंटेंट है वो पता होना चाहिए। हमारे सिलेबस के अंदर पहला जो कंटेंट है इसका वो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा है गोलीय दर्पण, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूँ स्पेरिकल मिरर। तीसरा है प्रकाश बोलो का मैंने कहा अपवर्तन, क्या है बोलो प्रकाश का अपवर्तन। इसी तरह से फोर्थ है गोलीय आपसे मैं कहूँ लेंस, ठीक है। इसी तरह से है आपका मानव नेत्र बोलो ह्यूमन आई और नेत्र दोष, ठीक है, नेत्र दोष यानी आई डिफेक्ट। क्लियर। तो ये जो टॉपिक है आपसे मैं कहूँ रिट मेंस के अंदर बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर 2 क्वेश्चन आपके आने के चांस है। ज़्यादातर एक क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से। क्लियर। क्योंकि आई डिफेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाय 1 6 के 6 पॉइंट अभी क्लियर कर दूंगा। एक एक आप सब कंटेंट को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनना और समझना। क्लियर। पहला है हमारा बोलो मैंने कहा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो आपसे मैं कहूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन आपसे मैं कहूँ ऑफ लाइट। तो सबसे पहले पता होना चाहिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब भी कोई परावर्तक पृष्ठ होती है बोलो आपसे मैं कहूँ उस पर कोई प्रकाश किरण बोलो आपसे मैं को आती है और अभिलंब के दूसरी ओर जाती है। तो आती है उसको क्या बोलते हैं, मैंने कहा आपतित किरण, बोलो क्या बोलते हैं आपतित किरण। जो जाती है उसको क्या बोलते हैं परावर्तित किरण, ओके। और ये क्या होता है अभिलंब, ये क्या होता है अभिलंब यानी नॉर्मल। तो मेरे कहने का मतलब, और ये क्या है बोलो परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिव सरफेस। बात समझ में आए। तो इस फिनोमिना को परावर्तन कहते हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा परावर्तन बोलो के नियम। तो बचपन से छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं, 2 नियम होते हैं। एक होता है आपसे मैं कह रहा हूँ, एक नियम होता है बोलो आपतित किरण, आपतित किरण। मैंने कहा बोलो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, ठीक है। और अभिलंब आप समय को अभिलंब, ठीक है, अभिलंब एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। यानी इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टिव रेज और नॉर्मल एक ही प्लेन में होने चाहिए। और नंबर 2 है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। क्लियर। जैसे मैंने इतना पढ़ाया तो आपसे मैं करूँ ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है। कैसे क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 आपसे मैं करूँ आपको कहा जाता है कि एक आपसे मैं करूँ आपको आपतन कोण का मान आपको दे दिया 30 डिग्री। तो आपसे मैं करूँ तो परावर्तित आपसे मैं कहूँ किरण, ठीक है, का बोलो परावर्तक आपसे मैं कहूँ परावर्तक पृष्ठ से कोण अगर आपको पूछे तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन के अंदर आपको एक सपोजेट आपसे मैं कहूँ पहला ऑप्शन 30 दे दिया, दूसरा 45 दे दिया, तीसरा 60 दे दिया, फोर्थ 90 दे दिया। तो मेरे कहने मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको ये देखना है कि आई बराबर क्या होता है आर। तो इसका मतलब ये 30 है तो ये भी 30 होगा। लेकिन आपको एंगल ये नहीं पूछ करके ये पूछा है, तो आपसे मैं को ये पूछा है
क्योंकि परावर्तित किरण का परावर्तक पृष्ठ से कोण पूछा है, इसका मतलब हुआ आपका आंसर क्या होगा 60, बिकॉज ये टोटल क्या होता है 90। तो I इजिकल टू आर तो हमने यूज किया है, लेकिन आपसे मैं करूं R क्या आया 30, तो थीटा क्या होगा बोलो 90 माइनस 30 यानी क्या होगा 60। पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरी वेराइटी आपको कभी कभी ये दे देते हैं कि ये परावर्तक पृष्ठ है, आपसे मैं करूं ये अभिलंब है, और आपको कहा जाए कि बोलो आप जो आपतित किरण है वो अभिलंब पर ही आपतित हो रही है, ये आपतित किरण है। क्लियर? तो आपको बोलते हैं कि बोलो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ऑप्शन में देते हैं 0, एक देते हैं अनंत, एक देता है 90, एक देते हैं आपसे मैं कहूँ 30। तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ भी मिस्टेक कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपसे मैं कह रहा हूँ अगर ये बोलो आपसे मैं कहूँ ऐसे आपतित होगा तो ऐसे जाएगा, और जब आपको पता है कि आपतन कोण जो होता है बोलो I वो क्या होगा 0, क्योंकि आपसे मैं कह रहा हूँ जब परावर्तित किरण जो है आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है वही आपतन कोण होता है। जब आपसे मैं करूँ किरण यहाँ पर थी तो I था, और यहाँ पर अगर आपतित होगी तो बोलो 0 होगा, तो आपतन कोण 0 होगा, तो परावर्तन के नियम से इसको भी 0 होना ही पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा बोलो 0। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब एक तो ये है, और एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है। क्या आता है कि आपसे मैं कह रहा हूँ ये आपको दिया जाता है कि बोलो एक प्रकाश किरण है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जो थीटा कोण पर आपतित होती है। क्लियर? ओके। अब आपको कहा जाए यदि आपसे मैं कहूँ परावर्तक पृष्ठ को थीटा कोण आपसे मैं कहूँ घुमा दिया जाए, ठीक है, यदि परावर्तक पृष्ठ को क्या कर दिया जाए थीटा कोण घुमा दिया जाए, तथा आपसे मैं कहूँ आपतित, ठीक है, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण को आपसे मैं कहूँ वही आपतित किया जाए, वही आपतित बोलो किया जाए, ठीक है, तो आपसे मैं कह रहा हूँ तो परावर्तन कोण बोलो आपसे मैं कहूँ परावर्तन कोण का मान होगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है ऑप्शन आता है बोलो थीटा, बोलो 2 थीटा, आपसे मैं कहूँ 2 थीटा, एक आता है 0, और एक आता है मैं आपसे कहूँ θ/2। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन आपसे मैं कह रहा हूँ रिट में पूछा गया है, बोलो आर टेट में पूछा गया है, और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब इस क्वेश्चन को समझना, आपको बोला कि आपसे मैं कह रहा हूँ ये पहले क्या था आपका बोलो परावर्तक पृष्ठ थी, और ये आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो आपकी किरण आपतित हो रही थी, और ये अभिलंब था। क्लियर? अब अपन इसको ये थीटा था, अब अगर हम इसको थीटा कोण घुमा दें, चलो थीटा कोण घुमा दिया, थीटा कोण घुमा दिया, मेरी बात को समझना, और आपतित किरण को वही रखा, तो मुझे एक बात बताओ अभिलंब हमेशा कहाँ बनता है, जो आपके परावर्तक पृष्ठ होती है उसके अभिलंब बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये जब थी तो ये बन रहा था, जब ये आपकी परावर्तक पृष्ठ हो जाएगी तो अभिलंब तो आपसे मैं कहूँ परपेंडिकुलर ही बनता है। अगर अभिलंब वहाँ पर बनेगा और ये वाली जो आपतित हो रही है उसको वहीं पर आपतित करेंगे तो हमेशा आपतन कोण तो क्या होता है अभिलंब से होता है। तो पहले ये थीटा था तो ये भी थीटा था, तो इसका मतलब इस बार आपतन कोण कितना हो गया 2 थीटा, और चूंकि आई अगर 2 थीटा हो गया तो आर को तो 2 थीटा होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका रूल है बोलो आई बराबर आर। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा 2 थीटा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको कभी आपने कहीं क्वेश्चन देखा और रट नहीं लेना है कि थीटा आएगा तो 2 थीटा कर देना, आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि ऐसा क्यों होगा। मैंने 3 क्वेश्चन कराए और तीनों क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, आपतन कोण बोलो आपसे मैं कर रहा हूँ, मैंने कहा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसी पे बेस्ड है। क्लियर? तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई। फिर मैंने कहा कि हम जानते हैं कि परावर्तन घटना का अध्ययन जिस प्रकाश उपकरण की सहायता से करते हैं उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो दर्पण की बात करें तो मैंने कहा दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है, तो जिसकी एक पृष्ठ पे क्या कर रखी हो पॉलिश और दूसरी पृष्ठ किसका काम करे परावर्तक पृष्ठ का काम करे। क्लियर? तो मैंने कहा दर्पण के प्रकार की बात करें तो एक होता है
समतल दर्पण, ठीक है। एक क्या होता है समतल दर्पण, दूसरा क्या होता है बोलो गोलीय दर्पण, ठीक है। मैंने कहा एक होता है सिंपल मिरर, आपसे मैं कहूँ सिंपल मिरर, और एक होता है बोलो मैंने क्या कहा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। एक होता है प्लेन समतल मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। और गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक क्या होता है बोलो अवतल दर्पण, ठीक है। और इस बार आपके मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन गोलीय दर्पण के ही आने का है, बोलो बात समझ, लेकिन हमें दोनों पढ़ना है। अब ये दर्पण आपको अच्छे से समझ में आए और ज़्यादा कुछ याद करना न पड़े, उसके लिए पहले आपको कुछ स्पेशल नोट पता होने चाहिए। स्पेशल नोट क्या पता होना चाहिए, जैसे नंबर 1 मैंने कहा दर्पण सूत्र क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो मिरर फॉर्मूला 1/f इजिकल टू, मैंने कहा 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u होता है। आपसे मैं कहूँ यहाँ पर ये क्या होता है बोलो दर्पण से मैंने कहा बोलो बिंब की दूरी, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा दर्पण से बिंब की दूरी, v क्या होता है बोलो मैंने कहा दर्पण से प्रतिबिंब, आपसे मैं कह रहा हूँ की दूरी। मैंने कहा f क्या होता है तो दर्पण की बोलो फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। क्लियर, क्या होती है बोलो दर्पण की फोकस दूरी। ये आपको पहला पॉइंट पता होना चाहिए। हमेशा u हो v हो आपसे मैं कहूँ किसके साथ लिखना है बोलो चिन्ह के साथ लिखना है, बात समझ में आए बोलो ओके। मैंने कहा नंबर 2 दूसरा पॉइंट क्या पता होना चाहिए, मैंने कहा आवर्धन का सूत्र, ठीक है। आवर्धन का सूत्र फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, तो m इजिकल टू क्या होता है -v/u। ये दो फॉर्मूले याद है, दर्पण का हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद मैंने कहा नंबर 3 आपको आवर्धन बोलो आपसे मैं को पढ़ना आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है आपको क्या पता होना चाहिए रीडिंग ऑफ मैंने कहा मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो पढ़ना आना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आपको पता है या तो आवर्धन नेगेटिव होगा या आवर्धन पॉजिटिव होगा। क्लियर, या आवर्धन आपसे मैं कह रहा हूँ 1 से ज़्यादा होगा या 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा, मतलब टोटल 5 पॉसिबिलिटी है। तो इन पांचों को अगर पढ़ना आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। बोलो यहाँ पर नेगेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आवर्धन से हम क्या निकालते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति का पता लगाते हैं। क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब जब भी आपका आवर्धन नेगेटिव होगा इसका मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हुई बोलो वास्तविक, आपसे मैं करूं एंड उल्टा होगा। क्लियर, जब भी पॉजिटिव होगा इसका मतलब आभासी एंड क्या होगा बोलो सीधा होगा। जब भी आपसे मैं कहूं m 1 से ज़्यादा है इसका मतलब प्रतिबिंब क्या होगा बोलो बिंब से बड़ा होगा। क्लियर, और मैंने कहा बिंब से क्या होगा बोलो बड़ा। और जब भी मैंने कहा m 1 के बराबर होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा बोलो बिंब के बराबर होगा। और जब भी मैंने कहा 1 से कम होगा तो बिंब से क्या होगा बोलो छोटा। क्लियर, बोलो क्या होगा छोटा। क्या बोलो मैंने कहा प्रतिबिंब। क्लियर, बात समझ में आए बोलो। तो आपको इस तरह से रीड करना आना चाहिए, मतलब कभी भी किसी भी प्रकाशीय उपकरण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो आप रट नहीं सकते हो, उसके लिए आपको आवर्धन को रीड करना आना चाहिए। यहाँ पर कभी भी मैथ्स नहीं लगानी है। बोलो क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल दिया m बराबर -1.5 तो आपसे मैं कहूँ प्रतिबिंब बोलो प्रतिबिंब की मैंने कहा प्रकृति होगी। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आपको माइनस का मतलब अलग निकालना है और परिमाण का मतलब अलग निकालना है। माइनस का मतलब तो क्या हो जाएगा वास्तविक एंड उल्टा। ये तो आपने माइनस का मतलब निकाल दिया। 1.5 1 से बड़ा है तो क्या करोगे बोलो बिंब से बड़ा। इस तरह से आपको रीड करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। स्पेशल नोट नंबर 4 करें तो आपको पता होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है डबल होती है। आपसे मैं कह रहा हूँ आर क्या है यहाँ पर वक्रता त्रिज्या। क्लियर, और एफ क्या है बोलो फोकस दूरी। हमेशा फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है डबल होती है। इसी तरह से मैंने कहा 5th पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो वक्रता
त्रिज्या जो होती है वो आपसे मेरे को 1 क्या होती है, वक्रता होती है। क्लियर? तो आपको इस तरह से इतना बेसिक पॉइंट आपको पता होगा तो आपको एक एक दर्पण अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने कहा पहला अपन पढ़ते हैं अब समतल दर्पण। क्या पढ़ते हैं बोलो? समतल दर्पण। क्लियर? तो मैंने कहा समतल दर्पण का मतलब क्या हुआ बोलो? सिंपल। मैंने कहा प्लेन मिरर। क्या मतलब है बोलो? प्लेन मिरर। क्लियर? इसके लिए कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 मैंने कहा इसमें बोलो वक्रता, बोलो वक्रता यानी कर्वेचर, बोलो कर्वेचर आपसे मैं करूँ 0 यानी शून्य आपसे मैं को होती है। क्लियर? अगर मैंने पहला पॉइंट बोला वक्रता शून्य होती है तो जरा वक्रता त्रिज्या बताना। वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे तो r बराबर तो अनंत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बोलो वक्रता त्रिज्या आपसे मैं करूँ इजिकल टू 1 वक्रता है। तो जब वक्रता अगर आपकी 0 होगी तो वक्रता त्रिज्या को तो अनंत होना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट भी हमने निकाल लिया। फिर अपन बात करें फोकस दूरी की, वो भी अनंत होगी। तो आपसे मैं कहूँ क्यों? क्योंकि हमें पता है r बराबर क्या होता है 2f, तो f बराबर क्या होता है r/2। तो जब आपका r ही अनंत है तो आप समय को f को तो अनंत होने से कोई रोक ही नहीं सकता। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत 1 0, तो हमेशा क्या होती है? अनंत होती है। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा नंबर 4 यानी जो समतल दर्पण के फैक्ट्स है उनको मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूं। मैंने कहा समतल दर्पण जो होता है आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण पर जितनी आपसे मैं कहूं दूरी, ठीक है, पर ऑब्जेक्ट आप समय को रखा जाता है उतनी ही आप समय को उतनी ही दूरी पर मैंने कहा इमेज बनती है। क्लियर? तो दिमाग में आता है कि बचपन से हमें ये पढ़ाया गया है कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतनी डिस्टेंस पर इधर इमेज बनेगी। तो ऐसा क्यों? कम या ज़्यादा क्यों नहीं? अगेन प्रूव करते हैं। बोलो मैंने कहा आपको, मैंने क्या बताया? 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। अभी अभी मैंने बोला समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। यहाँ पर अनंत रखेंगे, यहाँ पर बोलो ऐसा करेंगे तो 1 में अनंत का भाग देंगे तो 0 आएगा। 1/v बोलो आपसे प्लस 1/u, इसको इधर लाऊंगा तो मैंने कहा आपको बोलो ये हो जाएगा। इसको मैं लिखूंगा तो v और आपसे मैं करूँ u परिमाण में क्या होंगे? समान, और दिशा में क्या होंगे? विपरीत। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट क्या कहता है कि बोलो आप सब समतल दर्पण पे जितनी दूरी पर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे उतनी दूरी पे इमेज बनेगी। क्लियर? आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। और ये क्या होगा? नेगेटिव, और ये क्या होगा? पॉजिटिव। क्योंकि प्रकाश की दिशा में जो भी दूरियां नापते हैं सारी दूरियां हमेशा कहाँ से नापी जाती है? ध्रुव बिंदु से। प्रकाश की विपरीत दिशा में नापेंगे तो नेगेटिव, और प्रकाश की दिशा में नापेंगे तो पॉजिटिव। क्लियर? ये चिन्ह नियम होता है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद नंबर 5 आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण बोलो से हमेशा आपसे मैं कहूँ वास्तविक, हमेशा मैंने कहा आभासी, बोलो सीधा, तथा आपसे मैं कहूँ तथा बिंब के बराबर, बिंब के बोलो मैंने कहा बराबर प्रतिबिंब, आपसे मैं कहूँ प्रतिबिंब, बोलो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनता है मतलब हमेशा क्या बनता है? बोलो आप समतल दर्पण के आभासी सीधा और बिंब के बराबर। दिमाग में आता है ऐसा क्यों? चलो प्रूव करके देखते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति किससे पता चलती है? आवर्धन से। आवर्धन का सूत्र क्या है? ये है। क्लियर? अभी हमने देखा कि u आपसे मैं कहूँ नेगेटिव और v क्या होता है? पॉजिटिव, और दोनों जो है परिमाण में क्या है? बोलो एक दूसरे के बराबर। तो जब अब मैं यहाँ रखूंगा तो मैंने कहा यहाँ पर इसको ये रखूं और यहाँ पर इसको ये रखूं। क्लियर? तो मुझे बताओ माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। परिमाण में बराबर आए तो क्या आएगा? 1। और जरा रीड करके बताना +1 का मतलब क्या होता है? बोलो मैंने कहा प्लस का मतलब अतः, बोलो प्लस का मतलब क्या है? आभासी, आपसे मैं कह रहा हूँ आभासी एंड सीधा, तथा 1 का मतलब क्या होता है? बोलो बिंब के बराबर। क्लियर? तो आई होप ये भी फैक्ट आपको समझ में आया होगा। तो समतल दर्पण से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं
वो आपको हमेशा पता होनी चाहिए, डायरेक्ट पूछी जाती है। क्लियर? अब आपसे मैं कह रहा हूं समतल दर्पण के लिए नंबर 6 पॉइंट। नंबर 6 क्या है? बोलो, मैंने कहा बहुत सी बार दो समतल दर्पण देते हैं, बीच में थीटा कोण देते हैं और इमेज की आपको बोलो संख्या पूछते हैं। मैंने कहा यदि दो समतल दर्पण मैंने कहा थीटा कोण बोलो पर रखे हो, ठीक है, थीटा कोण पर रखे हुए हो तथा आपसे मैं कह रहा हूं तो रखे हो तो प्रतिबिंब की संख्या, ठीक है, प्रतिबिंब की आपसे मैं कहूं संख्या अगर आपसे पूछी जाती है। क्लियर? मेरे कहने का मतलब ये दो समतल दर्पण हैं जो कितने एंगल पे रखे हुए गए हैं? बोलो, थीटा एंगल पर, और यहाँ पर ये क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। और आपको जब भी प्रतिबिंब की संख्या पूछी जाए तो यहाँ पर एक ट्रिक ध्यान में रखना, n = 360 डिवाइड बाई थीटा। यहाँ जो n है वो प्रतिबिंब की संख्या नहीं है। यहाँ पर फिर आपसे मैं कह रहा हूँ क्या बनता है? केस फर्स्ट, यदि n 1 3 5 7 9 इस तरह से मिले तो आपसे मेरे को नंबर ऑफ इमेज, बोलो मैंने कहा नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की संख्या क्या कर देना है? n के बराबर ही टिक कर देना है। बोलो, जो n आए वही टिक कर देना है। बात समझ में आए? जैसे मैंने कहा एक बार क्वेश्चन आया टेट के अंदर, दो समतल दर्पण और बीच का कोण दिया 72 डिग्री। क्लियर? और आपसे पूछा नंबर ऑफ इमेज। बात समझ में आए? और ऑप्शन देते हैं आपको 3, बोलो आपसे मैं करूँ 1 देते हैं, बोलो 4 5, 1 देते 4, 1 देते 6। क्लियर? तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि आपसे मैं कह रहा हूं कि क्या करना है। इधर देखो, आपको पहला काम क्या करना है? n निकालना है। 360 में 72 को करोगे तो आपको कितनी बार जाएगा? 5। और पहला केस कहता है 135 में आए तो जो आए वही टिक कर देना, यानी 5 ही आंसर हो जाएगा। दूसरा केस क्या है? यदि आपसे मैं कह रहा हूं n जो है 2 4 6, बोलो आपसे मैं को 8 ऐसा है, ये विषम संख्या, ये सम संख्या, इवन ओड इवन समझते ही हो। बोलो, तो नंबर ऑफ आपसे मैं को इमेज में क्या करना? हमेशा n-1 करना है। जो n आएगा उसमें एक घटा के टिक करना है। अगेन इसका भी क्वेश्चन देखें, मैंने कहा दो समतल दर्पण है, एंगल कितना है? बोलो 90, और ये ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। क्लियर? और नंबर ऑफ आपसे मेरे को इमेज पूछी जाती है। ऑप्शन में वही 4 हो, बोलो 2 हो, मैंने कहा 3 हो और 5 हो। तो पहला काम क्या करना है? बोलो आपको थीटा n निकालना है। n निकालने के लिए क्या करोगे? 360 में किसका डिवाइड करोगे? 90 का। तो कितना आ गया? 4। और जब भी 4 आएगा तो इमेज क्या करोगे? एक घटा के टिक करोगे, तो इमेज क्या करोगे? n-1 मतलब 4 - 1 मतलब 3 टिक कर दोगे। क्लियर? लेकिन यहाँ पर हमें पता है कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही एंगल दिया जाएगा कि पूरा पूरा भाग जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे मैं कह रहा हूँ आपको मैंने कहा ऐसा लगता है कि आपको तीसरा केस, ठीक है, आपने सोल्व किया और आपको क्या लगता है? केस नंबर 3, ओके, यदि आपका n जो है वो 5.2, 7.5, 9.7, बोलो 3.2 ऐसा प्राप्त होता है। क्लियर? या मैंने कहा 4.5, तो यानी इनके तीनों के अलावा तो कुछ होगा ही नहीं, या तो पूरा जाएगा तो विषम संख्या या सम संख्या, या ऐसा होगा। तो इस केस में भी क्या करना है? आपको पॉइंट के बाद वाली चीज़ों को हटा देना है, और अगर आगे विषम संख्या है तो वही टिक कर देना है, सम संख्या है तो एक कम करके टिक कर देना। बात समझ में आई? बोलो, जैसे मैंने कहा कि एक बार क्वेश्चन आया टेट के अंदर 76 एंगल दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ आपसे क्या पूछिए? बोलो इमेज। तो मेरे कहने का मतलब है आप क्या करोगे? बोलो वही आपसे मैं करूँ 300, मैंने कहा क्या करोगे? बोलो इधर ध्यान देना, मैंने कहा आपको एंगल कितना दिया है? बोलो 76, और नंबर ऑफ आपसे मैं को क्या पूछी है? बोलो इमेज पूछी है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है आपको सॉल्यूशन करोगे तो पहले क्या निकालोगे? n। 360 में किसको डिवाइड करोगे? 76 को। तो आपको पता है कि 4 पॉइंट समथिंग
रीडिंग जाएगा तो आपको आगे वाला करना है, क्योंकि वैसे हटाना है। 4.6 आएगा तो भी हटाना है, 4.3 आएगा तो भी हटाना है, कोई राउंड फिगर जैसा करना नहीं है। इसका मतलब पॉइंट के बाद वाले को भाग ही नहीं देना है। और 4 आएगा तो आपसे मेरे को आई क्या हो जाएगा, एक लेस करके टिक कर देना, यानी 3 हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर। उसके बाद आपसे मेरे को नंबर 7 कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। एक आपसे मैं कह रहा हूँ, एक मैंने कहा h ऊंचाई, आपसे हाइट की बोलो लड़की, आपसे मेरे को अपने बोलो सामने, आपसे मेरे को रखे समतल दर्पण, अपने रखे सामने समतल दर्पण में अपने आप को, मैंने कहा अपने आप को बोलो पूरा, मैंने कहा देखना बोलो चाहती है। ठीक है, चाहती है तो बोलो दर्पण, समतल दर्पण बोलो की न्यूनतम ऊंचाई, आपसे मैं करूं न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है लड़की की हाइट डिवाइड बाय 2। क्या करना है, लड़की की जो भी ऊंचाई दे, आपसे मैं कह रहा हूं उसमें किसका भाग दे देना है, 2 का आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। अगर लड़की 5.4 की है तो उसका आधा आपसे 2.7 हो जाएगा। लड़की अगर आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा 3.25 फीट की दे रखी है तो उसका आधा आपसे मैं कह रहा हूँ 1.6, मतलब जितना दे उसका आधा कर देना है। क्लियर। इसी तरह से मैंने कहा नंबर 8, कभी कभी आपको बोलते हैं ये 2 समतल दर्पण है, बोलो आपसे मैं कहूँ जिसके बीच की दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। ये पहला दर्पण है, ये दूसरा दर्पण है। बोलो आपसे मैं करूँ, आपको बोलते हैं कि इस दर्पण से यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर। तो आपको बोलते हैं, आपसे मैं कहूँ दोनों बोलो दर्पणों, आपसे मैं कह रहा हूँ के प्रतिबिंबों, आपसे मैं कहूँ प्रतिबिंबों के मध्य की दूरी। क्लियर। मध्य की दूरी आपको पूछा जाता है। क्लियर। तो इसका मतलब बहुत आसान है, करना क्या है, इधर देखो ये 2 समतल दर्पण है, आपसे मैं कहूँ ये 2 समतल दर्पण है, बीच में कितना है 40 सेंटीमीटर। इसको नंबर 1 बोला, इसको नंबर 2 बोला। यहाँ से ये दूरी कितनी दी है, बोलो आपको दी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अगर ये 10 सेंटीमीटर दी है ऑब्जेक्ट की, तो मुझे बताओ इसके लिए ये दूरी कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हमें पता है समतल दर्पण में जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर इमेज बनता है। तो I1 कहाँ पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर पर। क्लियर। और यहाँ पर इसके लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर, बोलो 30 सेंटीमीटर। तो इधर इमेज भी कितनी पर बनेगी, बोलो 30 सेंटीमीटर पे I2। क्लियर। अब आपको पूछा क्या है, दोनों दर्पणों के प्रतिबिंबों के मध्य की दूरी, तो मैंने कहा 10 और 30 और 40, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलो आपसे मेरे को 80 सेंटीमीटर। क्लियर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मेरे कहने का मतलब है समतल दर्पण के जो केस बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको करा दिए। क्लियर। उसके बाद अपन बात करते हैं, बोलो नंबर 2 हमारा कौन सा, बोलो गोलीय दर्पण। ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर आपसे मैं कहूँ जिसमें वक्रता उपस्थित होती है, जो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, आपसे मैं कह रहा हूँ एक कौन, बोलो मैंने कहा वैक्स। ठीक है, मिरर, बात समझ में आए बोलो। और एक होता है मैंने कहा अवतल दर्पण, बोलो अवतल दर्पण मतलब क्या हुआ, बोलो कॉनकेव मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर। अगर हम देखें डिफरेंस तो पहला है बोलो चित्र। अगर उत्तल दर्पण की बात करूं तो मैंने कहा उत्तल दर्पण की बात करूं तो मैंने कहा ये कौन हुआ, उत्तल दर्पण। ठीक है, जिसमें बोलो यहाँ पर तो क्या होगी, बोलो पॉलिश होगी, और यहाँ पर क्या होगा, बोलो ये परावर्तक पृष्ठ होगी। क्या होगी, बोलो परावर्तक पृष्ठ। क्लियर। यानी आपसे जिसकी धसी हुई सतह पर क्या हो, पॉलिश, और उभरी हुई सतह किसका काम करे, बोलो परावर्तक पृष्ठ का। इसी तरह से इसकी बात करूं तो मैंने कहा ये आपका कौन सा हो गया, बोलो अवतल दर्पण। ठीक है, दिस वन इज बोलो मैंने कहा परावर्तक पृष्ठ, और मैंने कहा ये पर क्या हो गई, बोलो पॉलिश। क्लियर। ओके, आपसे मैं करूं उसके बाद दूसरी बात, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है,
पॉजिटिव होती है। मैंने कहा यहाँ पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तीसरी बात मैंने कहा उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण आपसे मैं कहूँ प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब आपसे मैं कह रहा हूँ कि प्रकृति की बात करें तो उत्तल दर्पण से हमेशा आपसे मैं को हमेशा मैंने कहा आभासी, बोलो मैंने कहा सीधा, तथा बोलो क्या होता है बिंब से आपसे मैं कहूँ छोटा। क्लियर, प्रतिबिंब ही बनता है, बिंब से क्या बनता है, छोटा। जबकि इधर बात करें तो इधर मैंने कहा प्रतिबिंब की प्रकृति बोलो वास्तविक, मैंने कहा उल्टा। क्लियर, आभासी बोलो मैंने कहा सीधा, तथा मैंने कहा छोटा बोलो बड़ा, बोलो बराबर, सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं जो कि बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। क्लियर, इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि अगर हम बोलो फोर्थ पॉइंट देखें, जैसे मैंने कहा यूज, तो उत्तल दर्पण का यूज कहाँ आता है, एक तो वाहनों, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है वाहनों के मैंने कहा साइड बोलो ग्लास में, वाहनों के साइड ग्लास में। ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा जो भी बड़े हॉस्पिटल है बोलो होटल है, आपसे मैं हॉस्पिटल एंड होटल बोलो के मैंने कहा एंट्रेंस, आपसे मैं कहूँ एंट्रेंस पर आपने देखा होगा बड़ा सा आपसे मैं कहूँ इस तरह से लगा रहता है ताकि एक्सीडेंट नहीं हो, उसके लिए। बात समझ में है। और अगर अवतल दर्पण की देखें तो अगर यूज की बात करें, एक तो यूज कहाँ होता है बोलो मैंने कहा वाहनों की हेडलाइट, आपसे मैं कहूँ हेडलाइट में। दूसरा मैंने कहा ENT बोलो आपसे मैं कहूँ नाक कान गले के और दांतों, आपसे मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर आपसे मैं कहूँ द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा आपने देखा होगा इस छोटा सा ऐसा होता है। बात समझ में आए। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए, इसमें ये वाला ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर, उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ अवतल दर्पण के आपने देखा एक से ज़्यादा केस बनते हैं, तो आपको थोड़ा सा स्पेशल नोट पता होना चाहिए। स्पेशल नोट में क्या बता रहा हूँ कि पहला स्पेशल नोट, ये सपोजेड आपका क्या है बोलो अवतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या है बोलो अवतल दर्पण है। तो ये पॉइंट क्या होता है बोलो P, क्या बोलते हैं ध्रुव बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं ध्रुव बिंदु, यानी पोल पॉइंट होता है। ये क्या होती है बोलो मुख्य अक्ष होती है, क्या होती है मुख्य अक्ष होती है। इसमें यहाँ ये F पॉइंट क्या है बोलो फोकस बिंदु है। क्लियर, क्या है बोलो फोकस बिंदु है। क्लियर, मैंने कहा ये क्या C वक्रता बिंदु है, क्या है बोलो वक्रता बिंदु है। क्लियर, तो मैंने कहा इस वाली दूरी को क्या कहेंगे फोकस दूरी, और इसको क्या कहेंगे बोलो वक्रता त्रिज्या। तो F क्या है यहाँ पर बोलो फोकस दूरी। क्लियर, और मैंने कहा R क्या है बोलो वक्रता त्रिज्या। और अभी मैंने आपको बताया था कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो हमेशा फोकस दूरी की क्या होती है बोलो ऑप्शन डबल होती है। क्लियर, एक तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए, बोलो बात समझ में। उसके बाद आपको मैंने कहा छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा प्रतिबिंब आपसे मैं को बनाने के नियम। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्लियर, प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम होते हैं। पहला नियम आपसे मैं कहूँ बोलो मैंने कहा यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो आपसे मैं कह रहा हूँ वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद कहाँ से होकर जाती है फोकस बिंदु से होकर जाती है। क्लियर, दूसरा नियम क्या है बोलो आपसे जब भी कोई प्रकाश किरण मैंने कहा फोकस बिंदु से होके आती, इसका जस्ट उल्टा है, फोकस बिंदु से होके आती है तो दर्पण के बोलो आपसे मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। तीसरा नियम क्या है, जब भी कोई प्रकाश किरण आपसे मैं करूँ मुख्य अक्ष बोलो मुख्य अक्ष बोलो के वक्रता बिंदु से होके आती है, वक्रता बिंदु से होके आती है तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद अपने पथ को दोहराती है। और चौथा नियम है कि जब भी कोई प्रकाश किरण आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा आपके ध्रुव बिंदु पर आती है तो बोलो आपसे उसकी दूसरी ओर जाती है। इसका मतलब ये चार नियम प्रतिबिंब बनाने के होते हैं। अब रही बात, आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि बोलो इस दर्पण से इतनी दूरी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में आपको करके बता देता हूं। जैसे मैंने कहा
यदि अवतल दर्पण, आपसे मेरे को अवतल दर्पण की फोकस दूरी, मैंने कहा फोकस दूरी, बोलो आपसे फोकस दूरी यहाँ पर मैंने कहा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तथा आपसे मैं कह रहा हूँ तथा बोलो एक बिंब, आपसे मेरे को बिंब मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को बोलो दर्पण से, आपसे मैं कह रहा हूँ दर्पण से बोलो मैंने कहा बोलो दर्पण से 100 सेंटीमीटर, आपसे मैं कहूँ 40 सेंटीमीटर पर रखा, आपसे मैं कहूँ जाता है, ठीक है। कहाँ रखा जाता है? 40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है। तो मैंने कहा प्रतिबिंब, बोलो प्रतिबिंब की बोलो स्थिति आपसे मैं करूँ होगी। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले सबसे पहले देखो दर्पण कौन सा है, अवतल है, इसका मतलब फोकस दूरी जो आपको दे रखी है वो -20 सेंटीमीटर यूज करना है। यू तो हमेशा ही दर्पण से सामने ही होगा, -40 सेंटीमीटर। वी आपको पूछा है किससे करोगे, बोलो दर्पण सूत्र से, ठीक है। दर्पण सूत्र से करोगे तो आपको पता होना चाहिए 1/f = 1/v + 1/u। जो चीजें आपको दे रखी है उनको हमेशा चिन्ह के साथ यूज करना है। 1/ आपसे मैं करूँ -20, बोलो 1/v निकालना है, और यहाँ पर मैंने कहा -40। क्लियर? तो 1/-20, और हमने क्या देखा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पर बोलो मैंने कहा बोलो क्या हो जाएगा -140, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोलो मैंने कहा प्लस। क्लियर? तो 1/v = आपसे मैं कह रहा हूँ -1/20, और इधर जाएगा तो बोलो प्लस हो गया। एलसीएम लिया कितना आया 40 सेंटीमीटर, ये -2 और ये मैंने कहा 1, तो -1/40, तो आपने क्या देखा v = -40 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब आंसर ठीक कर दोगे। और वैसे यहाँ तो पता चल रहा है कि अगर फोकस दूरी बोलो 20 से और आपको -40 पर रखा, मतलब वक्रता बिंदु पे रखा है, तो वक्रता बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनेगा, तो -40 डायरेक्ट भी कर सकते थे। लेकिन ये ओरिजिनल तरीका इसलिए आना चाहिए कि हर बार जरूरी नहीं है कि बोलो आपको इस तरह से सेटिंग मिले। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है ये आपको मेथड आना ही चाहिए। इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो चीजें आपको दे रखी वो हमेशा चिन्ह के साथ रखना है। और चिन्ह भी क्या, अगर उत्तल दर्पण हो तो आपको पॉजिटिव लेना है, अवतल हो तो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और रही बात हमेशा ही बोलो ऑब्जेक्ट को पोजीशन नेगेटिव में लेनी पड़ेगी क्योंकि वो दर्पण के सामने ही होता है, और प्रतिबिंब की आपकी चिन्ह और वैल्यू अपने आप सोल्व करोगे तो आ जाएगी। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है मैंने आपको प्रकाश की आप समय को एक घटना जिसका नाम है परावर्तन और उस पर आधारित उपकरण बोलो दर्पण मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्लियर? नेक्स्ट अपना आ जाते हैं, बोलो मैंने कहा प्रकाश का बोलो आप समय को अपवर्तन। क्लियर? बोलो मैंने कहा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये घटना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो मैंने कहा अपवर्तन दो घटना की बोलो माध्यम की घटना है। ये मैंने कहा दो माध्यम, ठीक है, दो माध्यम की बोलो घटना है, ठीक है, दो माध्यम की फिनोमिना है। क्लियर? तो मैंने कहा ये एक माध्यम, ये दूसरा माध्यम, ये प्रकाश किरण आती है। क्लियर? ये आपतन कोण है, तो वो अभिलंब से पास भी आ सकती है और मैंने कहा अभिलंब से दूर भी जा सकती है। ठीक है? वो डिपेंड करता है कि बोलो आपसे मैं करूं बोलो यहाँ कौन सा मीडियम है और यहाँ कौन सा मीडियम है। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर आई क्या है, तो हम बोलेंगे आपतन कोण, ठीक है, और मैंने कहा आर क्या है, तो हम बोलेंगे बोलो अपवर्तन कोण। क्लियर? तो यहाँ पर भी क्या है, अपवर्तन के नियम है, मैंने कहा अपवर्तन बोलो के नियम। क्लियर? अपवर्तन के नियम की बात करें, दो नियम है, बोलो आपसे मैं कहूँ एक तो आपतित किरण, बोलो मैंने कहा आपतित किरण, बोलो आपसे मैं कहूँ अपवर्तित किरण, अपवर्तित आपसे मैं कहूँ किरण, ठीक है, तथा बोलो अभिलंब, तथा अभिलंब नॉर्मल एक ही तल में होने चाहिए, एक ही मैंने कहा तल में होने आपसे मैं कहूँ चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि बोलो आपसे स्नेल के नियम का पालन होना चाहिए, स्नेल के नियम आपसे मैं कहूँ का पालन आपसे मैं को होना चाहिए। ठीक है? पालन होना चाहिए। ओके,
तो हम इस घटना का एनालिसिस करें उससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, तो आपको ये घटना समझ में आएगी। अगेन क्या लिख रहा हूँ, बोलो स्पेशल नोट। स्पेशल नोट में पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्या आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ पर म्यू और आपसे मैं कहूँ 1/v 1/λ, मतलब आपको अपवर्तनांक, वेग और तरंग दैर्ध्य में ये संबंध पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि एक होता है बोलो विरल माध्यम, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूँ, एक होता है सघन माध्यम। इनका मतलब क्या है, तो मैंने कहा एक है रेयर मीडियम, आपसे मैं कह रहा हूँ एक है डेंस मीडियम। क्लियर, डेंस मीडियम। तो मेरे कहने का मतलब है, सीधी सी बात है कि बोलो आपसे मैं कहूँ जिस माध्यम का अपवर्तनांक बोलो ज़्यादा होगा वो हमेशा कौन होगा, बोलो डेंस मीडियम होगा। क्लियर, इसका मतलब कोई भी मीडियम फिक्स नहीं है, रेयर होगा कि डेंस होगा, डिपेंड करता है कि हम किससे तुलना करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा वायु एंड जल में अगर मुझे इनमें तुलना करनी है तो वायु का अपवर्तनांक एयर का कितना है, बोलो 1 होता है, और मैंने कहा वाटर का कितना होता है, तो बोलो 4/3 यानी 1.33 होता है। अगर ये दो मुझे पता है तब तो मैं बोल दूंगा कि एयर जो है वो तो क्या है, बोलो विरल माध्यम। क्या है, बोलो विरल माध्यम। और मैंने कहा जल क्या हो गया, बोलो सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम। अब मैंने कहा दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर लिया, मैंने कहा बोलो आपसे मैं कांच, ठीक है, एंड जल में, ठीक है, बोलो जल में देखना है, तो मैंने कहा म्यू ग्लास, चूंकि म्यू ग्लास बोलो कितना होता है 3/2 यानी 1.5, और म्यू वाटर क्या होता है 4/3 यानी 1.33। अगेन मैंने कहा इनको देखते हैं तो हमें पता चल गया कि वाटर तो बोलो तुलनात्मक रूप से क्या होगा, बोलो विरल माध्यम, और मैंने कहा कांच ग्लास क्या हो गया, बोलो सघन माध्यम। तो एक बात श्योर हो गई, कुछ भी फिक्स नहीं है। यहाँ पर जल क्या बना था, सघन, यहाँ जल क्या बन गया, विरल। इसका मतलब हुआ कि हमें कोई भी पूछे जल क्या है, हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हम किसके कंपेयर में बता रहे हैं, हमें किसके कंपेयर में पूछ रहे हैं। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर। उसके बाद मैंने कहा तीसरा स्पेशल नोट आपको क्या पता होना चाहिए। तीसरा स्पेशल नोट की बात करें तो तीसरे स्पेशल नोट की बात करते अगर हम, तो मैंने कहा तीसरा स्पेशल नोट आपको पता होना चाहिए कि तीसरा स्पेशल नोट क्या, बोलो स्नेल का नियम। ठीक है, बोलो मैंने कहा किसका नियम बात करूं मैं, बोलो स्नेल के नियम की बात करते हैं। तो मैंने कहा स्नेल ने कहा कि मेरा नियम, पहले बात तो वहां लगेगा जहां पर कितने माध्यम होंगे, 2 माध्यम होंगे। क्लियर, ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम। क्लियर। तो आपसे मैं कहूँ स्नेल कहता है कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मेरा नियम लगाना है, तो आपसे मैं कह रहा हूँ मेरा नियम लगाना है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि बोलो आपसे मैं कहूँ स्नेल कहता है कि मेरा नियम क्या है, μ1 यानी जिस माध्यम से प्रकाश किरण आती है उस माध्यम का, आपसे मैं कह रहा हूँ जिस माध्यम से प्रकाश किरण आती है उस माध्यम का अपवर्तनांक इनटू आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो उस माध्यम का आपतन कोण, जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाती है उसका अपवर्तनांक, और आपसे मैं कह रहा हूँ उसका बोलो अपवर्तन कोण, ये आपको फॉलो करना है। इसका मतलब किताबों में लिखा होता है sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू म्यू। ये स्नेल का नियम ऐसा स्नेल ने कभी नहीं बताया है। स्नेल ने तो कहा है कि मेरा नियम जो होता है वो आपसे मैं कहूँ μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। μ1 क्या है, आपतित किरण का माध्यम का अपवर्तनांक, μ2 क्या है, आपसे मैं कह रहा हूं अपवर्तित किरण का अपवर्तनांक, आई क्या है आपतन कोण और आर क्या है अपवर्तन कोण। क्लियर। तो आपको मेरी बात समझ में है। फोर्थ स्पेशल नोट और क्या पता होना चाहिए, बोलो आपसे मैं कहूँ कि ये जो मैंने 3 स्पेशल नोट बताया और एक मैंने कहा जो आपकी आवर्ती है, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूँ यह केवल आपसे मैं कह रहा हूं बोलो स्रोत पर ही निर्भर आपसे मैं कह रहा हूं करती है। ठीक है, तो आपको मैंने ये सपोजेड 4 स्पेशल नोट बताया। अब हम क्या करना चाहते हैं कि बोलो ये जो घटना हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का बोलो अपवर्तन, इसका विश्लेषण कर रहे हैं क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने लिखा एनालिसिस आपसे मैं कह रहा हूँ ऑफ, मैंने कहा रिफ्रैक्शन, बोलो आपसे मैं फिनोमिना। ठीक है, फिनोमिना मेरे कहने का मतलब है अपवर्तन, बोलो घटना, बोलो का
मैंने कहा विश्लेषण, ठीक है, बोलो विश्लेषण। तो मैंने कहा दो माध्यम की घटना है, तो इसका मतलब मुझे दो केस करने पड़ेंगे। एक मुझे एक बार बोलो आपको स्टडी कराना पड़ेगा, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाए तब क्या क्या होगा, और एक बार सघन से विरल में जाए तब क्या क्या होगा। तो पहला केस क्या है, यदि मैंने कहा प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरण आप समय को विरल से, बोलो विरल से सघन माध्यम, बोलो आप सब सघन माध्यम में आप समय को जाती है, ठीक है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने की बात होगी तो अगर विरल माध्यम से सघन जाति में जाने की बात होगी, अब चूंकि फिक्स हो गया ये तो रेयर मीडियम है, ये डेंस मीडियम है, ये आपतित किरण है, ये आपतन कोण है, क्लियर। अब हमें पता है कि बोलो आप समय करो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो आपका बोलो अपवर्तनांक और वेलोसिटी क्या होती है, एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्लियर। और मैंने कहा डेंस मीडियम का अपवर्तनांक रेयर मीडियम से ज़्यादा होता है, तो जब अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी वहाँ पर क्या होगी, कम, और जब वेलोसिटी कम होगी तो किरण कहाँ होगी, बोलो बोलो अभिलंब की ओर आएगी। इसका मतलब विरल से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण हमेशा अभिलंब की ओर आती। क्यों आती है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, घट जाए। वेलोसिटी घटेगी तो तरंग दैर्ध्य भी घटेगी, क्योंकि तरंग दैर्ध्य भी क्या होती है, बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये भी घटेगी। तो मैंने कहा लेकिन जो आवर्ती है वो क्या रहेगी, बोलो परिवर्तित। मैंने अभी आपको बताया था आवर्ती हमेशा क्या रहेगी, अपरिवर्तित। तो आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी घट जाती है, बढ़ जाती है, तो आपको कभी रटना नहीं है, आपको फंडा पता होना चाहिए। उसके बाद नंबर 3, अगर मैं स्नेल बोलो का नियम बताऊं तो मैंने कहा स्नेल का नियम लगा लेते हैं, बोलो μ1 sin i = μ2 sin r। मैंने कहा μ1 किस माध्यम से आ रही है, रेयर मीडियम से आ रही है, ओके। मैंने कहा किस माध्यम में जा रही है, डेंस मीडियम में जा रही है, ये कर दिया। अब मैं मानता हूं यदि μr = मैंने कहा एयर = 1 और μd = मैंने कहा कोई भी एनी मीडियम है, ओके, बोलो आपसे मैं कहूँ कोई भी माध्यम है, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक म्यू है, तो ये मानकर अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ 1 रखा, या साइन आई किया, या म्यू किया, और या साइन आर किया, क्लियर। तो मैंने क्या देखा, साइन आई अपॉन साइन आर = क्या आ गया, म्यू, जो किताबों में लिखा होता है, क्लियर। तो आपसे मैं कहूँ ये तो मैंने आपको अपवर्तन घटना का केवल एक केस बताया है। अपवर्तन घटना का मतलब विरल से सघन में जाना ही नहीं होता है, विरल से सघन या सघन से विरल दोनों में जाना होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें कंडीशन है कि प्रकाश किरण सघन से विरल में ही जानी चाहिए। अपवर्तन के अंदर तो सघन से विरल, विरल से सघन किसी में भी जा सकती है। तो हम दूसरा केस करते हैं। मैंने कहा यदि प्रकाश किरण, आपसे मैं कहूँ प्रकाश किरण बोलो किधर से किधर भेजू, बोलो सघन से आपसे मैं कहूँ विरल माध्यम, ठीक है, सघन से विरल माध्यम में बोलो आपसे मैं कहूँ जाए, ठीक है। फिर एनालिसिस करते हैं। मैंने कहा यहाँ पर मैंने किया ये विरल माध्यम, आपसे मैं कहूँ किधर से किधर भेज रहे हैं, सघन से विरल में, क्लियर। तो मैंने कहा आप इमेजिंग करो, इमेजिंग करो, आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, बोलो आपका, बोलो मैंने कहा आपको ये क्या है, आपको मैंने बोला, ठीक है, बात को समझना। ओके, आपसे मैं कह रहा हूं ये आपका कौन सा मीडियम है, मैंने कहा ये सघन मीडियम है, ठीक है, और ये कौन सा है, विरल माध्यम है। अगर ये प्रकाश की किरण आ रही है, इस बार आपसे मेरे को आपतन कोण ये हो गया, अब किस में जा रही है, रेयर मीडियम में। तो रेयर मीडियम में आपको पता है कि म्यू आपसे मैं कहूँ डेंस जो होता है वो म्यू रेयर से ज़्यादा होता है, तो आपको म्यू और वेलोसिटी आपको पता है, इस बार रेयर का ये कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, बोलो दूर जाएगी। तो इसका मतलब ये दूर जाएगी। अगर ये दूर जाएगी तो मैंने कहा अगर ये दूर जाएगी तो इसका बोलो आपसे मैं कह रहा हूं क्या होगा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इसका
अगर ये दूर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बोलो, इंक्रीज होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी बोलो, इंक्रीज होगी। क्लियर, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी बोलो, इंक्रीज होगी। क्लियर, आपको मैंने कहा इसकी वेलोसिटी क्या होगी बोलो, इंक्रीज होगी। क्लियर, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इसकी आपसे मैंने कहा तरंग दे दे रही है, ठीक है, बोलो मैंने कहा इसकी तरंग दे दे रही है भी क्या होगी बोलो, इंक्रीज होगी। ओके, ठीक है। वेलोसिटी मैंने कहा यहाँ पर बोलो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। तरंग दे दी भी क्या होगी, इंक्रीज। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो, आपको मैंने कहा इसकी जो आपकी आवृत्ति है वो क्या रहेगी बोलो, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, अपरिवर्तित आपसे मैं कहूँ रहेगी। ओके, अब आपको मैंने कहा अगेन हमें क्या देखना है, स्नेल का नियम। क्या देखना है बोलो, स्नेल का नियम। ओके, स्नेल का नियम क्या कहता है, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। क्लियर, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। अगर मैंने कहा इस बार माध्यम कौन सा है, डेंस मीडियम है। ओके, मैंने कहा यहाँ पर बोलो ये आपका रेयर मीडियम है और ये आपसे मैंने कहा अपवर्तन कोण है। यहाँ पर भी हमने माना बोलो क्या, रेयर मीडियम के लिए 1 मान लिया। बोलो सपोज दैट आपसे मैं एयर, और मैंने कहा म्यू डी इज इक्वल टू म्यू मान लिया एनी मीडियम। क्लियर, एनी मीडियम, और इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर रख दूँ म्यू, यहाँ पर कर दूँ बोलो साइन आई, यहाँ पर कर दूँ 1, यहाँ पर कर दूँ साइन आर। तो यहाँ पर जब मैं करूँगा तो साइन आई अपॉन साइन आर, तो इस बार तो 1 अपॉन म्यू आ जाएगा। इसका मतलब स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू भी होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू भी होता है। डिपेंड करता है प्रकाश की किरण किधर से किधर जाती है, सघन से विरल में जाती है, विरल से सघन में जाती है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। ज्यादातर आपके क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि एक प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वो अभिलंब की ओर आती है कि दूर जाती है, तो अभिलंब से दूर जाती है। प्रकाश की किरण बोलो जब सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर क्यों जाती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। क्लियर, इसका मतलब हुआ कि जब भी अपवर्तन की घटना में एक प्रकाश किरण बोलो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब के दूर या पास जाने का कारण वेग में परिवर्तन माना जाएगा। क्लियर, तो आपसे मैं को आई होप मेरी ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मैंने जब आपको एनालिसिस करा दिया तो इस पर बेस आपका क्या प्रकाश उपकरण होता है, लेंस होता है। क्या होता है बोलो, लेंस। क्लियर, तो मैंने कहा लेंस की स्टडी करते हैं। लेंस क्या होता है, दो अपवर्तक पृष्ठों से बनी आकृति को क्या कहते हैं, लेंस। दो मैंने कहा अपवर्तक, ठीक है, बोलो पृष्ठों आप समय को से बनी बोलो आकृति, आप समय को आकृति को लेंस कहते हैं। क्या बोला मैंने आपको, लेंस आप समय कह रहा हूं कहते हैं। किससे बनी, दो अपवर्तक, दो रिफ्रैक्टिव सरफेस बोलो से बनी आकृति को लेंस कहते हैं। उसके बाद अगर हम लेंस के प्रकार देखें तो मैंने कहा लेंस के दो प्रकार होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, एक क्या होता है उत्तल लेंस, और एक मैंने कहा क्या होता है बोलो अवतल लेंस। ठीक है, क्या होता है अवतल लेंस, यानी एक होता है बोलो मैंने कहा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और एक क्या होता है बोलो कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस। ओके, यहां पर इनमें अगर हम डिफरेंस देखें तो आप समय को डिफरेंस में नंबर 1 सबसे पहला चित्र देखें तो सब जानते हैं, बचपन से पढ़ा है, उत्तल लेंस जिसके कॉर्नर क्या होते हैं पतले और बीच में से क्या होता है मोटा। अवतल लेंस की बात करें तो उल्टा होता है, बोलो आप समय को बीच में से पतला और किनारों पे क्या होता है मोटा चौड़ा होता है। उसके बाद इसकी फोकस दूरी क्या होती है पॉजिटिव और इसकी फोकस दूरी क्या होती है नेगेटिव। लेंस हो या दर्पण हो, फोकस दूरी उत्तल की हमेशा पॉजिटिव होती है, अवतल की हमेशा नेगेटिव होती है। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं बात करें प्रतिबिंब की तो मैंने कहा प्रतिबिंब के मामले में उल्टा होता है। जो उत्तल दर्पण होता है बोलो आपसे मैं कहूं सभी प्रकार के, सभी बोलो प्रकार के, सभी प्रकार के का मतलब हो गया कि वास्तविक और उल्टा भी इससे बनेगा। मैंने कहा बोलो आभासी, आपसे मैं कह रहा हूं आभासी और सीधा भी बनेगा। बोलो मैंने कहा आभासी और सीधा भी बनेगा, छोटा बड़ा बराबर सब बनेगा। बोलो मैंने कहा आभासी,
ठीक है, बोलो एंड सीधा भी बनेगा, और मैंने आपसे कहा कि बोलो छोटा, बोलो बड़ा, मैंने कहा एंड बराबर, सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। क्लियर। जबकि आपसे मैं को इसकी बात करें अवतल की, तो इससे आपसे मैं कह रहा हूं इससे हमेशा मैंने कहा बोलो आभासी, आपसे मैं कह रहा हूं सीधा, ठीक है, तथा आपसे मैं कहूं छोटा, बोलो आपसे प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब हुआ कि दर्पण में जैसा हो रहा था, बोलो उसका जस क्या होता है, उल्टा होता है, उसका जस क्या होता है, उल्टा होता है। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए बोलो क्या याद होना चाहिए, एक तो याद होना चाहिए लेंस सूत्र, आपसे मैं कहूँ लेंस सूत्र आपको पक्का पता होना चाहिए। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला में आपसे मैं कहूँ क्या, 1/f = 1/v - 1/u। अगर आपको ये पता है तो आपको दो चीज दी जाए, तीसरा कभी भी निकाल सकते हो। बस ये ध्यान रखना है u तो हमेशा ही नेगेटिव रखना है। f के बारे में देखना है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो f क्या लेना है, पॉजिटिव, और मैंने कहा कॉनकेव लेंस है तो f क्या लेना है, बोलो नेगेटिव, और v अपना चिन्ह खुद लेके आएगा। और रही बात आवर्धन, आपसे मैं को आवर्धन का सूत्र, तो आवर्धन का सूत्र जो होता है वो m = v/u होता है। इसका मतलब हुआ दर्पण हो या लेंस हो, आपको एक के फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि दर्पण में यहाँ प्लस आता तो यहाँ माइनस आता है, लेंस में यहाँ माइनस आता तो यहाँ प्लस आता है। कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे दर्पण का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चाहे आपका बोलो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो। क्लियर। रही बात कभी कभी आपको पूछ लेते हैं अपवर्तन के उदाहरण, आपसे मैं कहूं अपवर्तन के उदाहरण, तो आपको पता है कि बोलो पानी, आपसे मैं कहूं से, बोलो मैंने कहा भरे पात्र, बोलो में रखे, आपसे मैं कहूं सिक्के, बोलो का ऊपर उठा, आपसे मैं कहूं उठा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ, आपसे मैं कहूं दिखाई, बोलो दिखाई देना। ये भी किसका एग्जाम्पल है, अपवर्तन का। इसी तरह से मैंने कहा पानी से, आपसे मैं कहूँ भरी, बोलो बाल्टी, ठीक है, में मैंने कहा रखी, बोलो छड़ी, आपसे मैं कह रहा हूँ का मुड़ा हुआ, ठीक है, का मुड़ा हुआ, आपसे मैं कहूँ मुड़ा हुआ दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखाई, बोलो आपसे मैं कहूँ देना। क्लियर। इसी तरह से मैंने कहा कि बोलो आपसे मैं कहूँ पानी में, आपसे मैं कहूँ मछली, मछली, बोलो को बाहर, आपसे मैं कहूँ पक्षी का, आपसे मैं कहूँ थोड़ा ऊपर, आपसे मैं कहूँ उड़ता हुआ दिखाई देना, थोड़ा आपसे मैं कहूँ ज़्यादा, बोलो ऊपर, मैंने कहा उड़ता, बोलो आपसे मैं उड़ता, बोलो हुआ दिखाई, बोलो दिखाई, दिखाई देना। इसी तरह से मैंने कहा बोलो तारों का, आपसे मैं कहूँ टिमटिमाना, टिमटिमाना, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, बोलो अपवर्तन के उदाहरण है। क्लियर। मेरे कहने का मतलब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक आपसे मैं कहूँ परावर्तन में ज़्यादा नहीं, आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो इसकी शर्तें पता होनी चाहिए। शर्त क्या है, बोलो प्रकाश की, बोलो आपसे मैं किरण, आपसे मैं कहूँ किरण, मैंने कहा सघन माध्यम, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम, आपसे मैं कहूँ में जानी चाहिए। क्लियर। एक शर्त तो ये है। दूसरा मैंने कहा आपतन कोण, आपसे मैं कह रहा हूं आपतन कोण, आपतन कोण का मान, आपसे मैं कहूँ मान, क्रांतिक कोण, बोलो क्रांतिक कोण, मैंने कहा बोलो θc से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको दो बातें, दो शर्तें हमेशा पता होनी चाहिए। बोलो जो मैंने दूसरी शर्त लिखी है उसका मतलब आई हमेशा क्या होना चाहिए, θc से बोलो ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा आपसे मैं कहूँ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। क्लियर।
पहला मैंने कहा आपसे, मैं कह रहा हूँ बोलो मरीचिका, ठीक है। मरीचिका यानी मिरेज क्या होता है, बोलो रेगिस्तान में, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ भ्रमण कोई करता है तो दूर जल के जलाशय दिखाई देते हैं, ये मात्र दृष्टि भ्रम है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है, जिसके मरीचिका कहते हैं। इसी तरह से उन मरीचिका, क्लियर, बोलो अपमिरेज, उन मरीचिका क्या होता है, अपमिरेज क्या होता है। तो मैंने कहा समुद्र के किनारे कोई खड़ा है, दूर आपका जहाज कोई तैर रहा है तो वो जल की सतह से थोड़ा ऊंचा वो उठाई दिखाई देता है, उसको अपमिरेज उन मरीचिका कहते हैं। इसी तरह से मैंने कहा प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर पूछे किसका एग्जाम्पल है, तो ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु भी किसका एग्जाम्पल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसी तरह से आपसे मैंने कहा हीरे की चमक पूछे तो आपका वो भी किसका एग्जाम्पल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ये कुछ आपको फेमस एग्जाम्पल पता होना चाहिए, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है सिलेबस में, फिर भी इतनी बात तो आपको पता होनी ही चाहिए। हमने आपसे मैं करूं हमारा जो प्रकाश टॉपिक है उसमें 4 कंटेंट में आपको पढ़ा चुका हूं। प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के साथ समतल दर्पण भी बताया, उसके केस बताया। उसके बाद मैंने आपको बोलो प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के बोलो एनालिसिस किया, लेंस, लेंस के प्रकार, लेंस के बोलो सूत्र और आवर्धन का सूत्र, और उसके बाद मैंने आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में भी बता दिया। अब हम देखते हैं मानव नेत्र, क्या देखते हैं बोलो, मानव नेत्र यानी ह्यूमन आपसे मैं को आई। तो इसका मतलब हुआ कि आपको मानव नेत्र का थोड़ा डायग्राम का पता होना चाहिए। तो आपसे मैं कह रहा हूं मैं यहां पर बना रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि मानव नेत्र की स्ट्रक्चर कैसी होती है। क्लियर, इधर ध्यान देना। जैसे मैंने कहा मानव नेत्र की स्ट्रक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए। इधर समझो, मेरे कहने का मतलब ये जो मैंने लिखा है वो क्या होता है, कॉर्निया होता है। क्या होता है, कॉर्निया, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूँ कॉर्निया। उसके बाद ये क्या होता है, स्क्लेरा होता है। क्या होता है, स्क्लेरा होता है, ठीक है। बोलो क्या होता है, स्क्लेरा, बात समझ में है। और ये कॉर्नियो स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन जिसको लिम्बस भी कहते हैं। उसके बाद मैंने कहा ये क्या होता है, बोलो आइरिस होता है। क्या होता है, आइरिस, क्लियर, आपसे मेरे को आइरिस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सीलियरी बॉडी, मैंने कहा क्या होती है, बोलो सीलियरी, बोलो बॉडी होती है, ठीक है। क्या होती है, बोलो मैंने कहा सीलियरी, बोलो काय होती है। क्लियर, ओके। आपसे मेरे को ये आइरिस है, ये सीलियरी बॉडी है, और दोनों आइरिस के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। आपसे पुतली, क्लियर, ओके। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ ये क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट, मैंने कहा सस्पेंसरी, बोलो लिगामेंट, ठीक है। क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, सस्पेंसरी आपसे मैं कहूँ लिगामेंट होता है। क्लियर, ओके। उसके बाद ये क्या होता है, लेंस, और मानव नेत्र के अंदर कैसा लेंस होता है, कॉन्वेक्स होता है। क्लियर, क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है। किस प्रोटीन का बना होता है, बोलो क्रिस्टलाइन आपसे मैं कहूँ प्रोटीन का। क्लियर, आपसे मैं कहूँ का बना होता है। उसके बाद मैंने कहा ये जो आपको जस्ट सामने नजर आ रहा है ये सबसे अंदर ये क्या है, बोलो रेटिना है, जिस पे क्या लगे होते हैं, बोलो रोड्स एंड कॉन्स आपसे मेरे को उपस्थित होते हैं। इस लेंस के जस्ट सामने जो एरिया होता है, बोलो आपसे में उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया सेंट्रलिस। क्या बोलते हैं, एरिया सेंट्रलिस बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं, बोलो एरिया, मैंने कहा सेंट्रलिस, ठीक है। इस एरिया सेंट्रलिस पे रोड्स तो क्या होते हैं, बोलो कम, और कॉन्स क्या होते हैं, बोलो ज़्यादा होते हैं। क्लियर, ओके। और इसी के अंदर सेंटर में एक एरिया होता है जिसको हम फोबिया सेंट्रलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोबिया सेंट्रलिस। इस पे ओनली क्या होते हैं, बोलो कॉन्स उपस्थित। क्लियर,
थोड़ा सा इसके नीचे एक ऐसा एरिया जहाँ से सारी ऑप्टिक नर्व निकलती है, उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अंध बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, मैंने कहा अंध बिंदु। क्लियर? और यहाँ पर रोड्स और कॉन्स दोनों क्या होती है? एब्सेंट। और ये निकलने वाली नर्व को क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा कोर्निया से लगाकर लेंस के बीच में, बोलो आपसे मैं कहूँ कौन सा द्रव होता है? एक्वस ह्यूमर। और लेंस से लगाकर रेटिना के बीच में कौन सा होता है? विट्रस ह्यूमर। ये जो होता है वो आपसे मैं कहूँ विट्रस बोलो द्रव होता है। क्लियर? जिसको हम काचाभ द्रव भी कहते हैं। और यहाँ पर जो होता है उसको क्या कहते हैं? बोलो जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर। बोलो जलीय द्रव यानी क्या होता है? एक्वस ह्यूमर आपसे मैं कह रहा हूँ कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? बोलो विट्रस ह्यूमर, काचाभ द्रव भी कहते हैं। क्लियर? तो आपको थोड़ा सा आई की स्ट्रक्चर आइडिया होना चाहिए। क्या बताया मैंने आपको? मैंने कहा एक कॉर्निया, एक स्क्लेरा। बोलो कॉर्निया और स्क्लेरा को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? लिम्बस। क्या कहते हैं? लिम्बस। उसके बाद ये बोलो क्या होता है? आइरिस। और आपको पता होना चाहिए आइरिस जो होती है वो कैमरे के डायाफ्राम, आप समय को कैमरे के डायाफ्राम आप समय कह रहा हूँ के समान होती है। उसके बाद मैंने कहा ये बोलो प्यूपिल होती है जिसको कैमरे के शटर के समान माना जाता है। ये एक्वस ह्यूमर होता है, ये विट्रस ह्यूमर होता है। एक्वस ह्यूमर जलीय द्रव किसके बिटवीन होता है? तो आप कहोगे बिटवीन कॉर्निया, आप समय को बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस होता है। और ये विट्रस ह्यूमर होता है, ये लेंस एंड रेटिना होता है। रेटिना पर रोड्स और कॉन्स दोनों लगे होते हैं, लेकिन ये जो ब्लाइंड स्पॉट अंध बिंदु होता है यहाँ पर रोड्स और कॉन्स क्या होते हैं? दोनों एब्सेंट होते हैं। आई होप ये स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। अब अपने को दिमाग में आता है कि हम लाइट फिजिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे एग्जामिनर ने कंटेन मानव नेत्र क्यों रखा? बिकॉज आपका आई डिफेक्ट समझना है। तो आई डिफेक्ट आपको समझना है तो पहले आई की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। अब आपसे मैं कह रहा हूं, मैं क्या बताने जा रहा हूं? आई डिफेक्ट बताने जा रहा हूं। क्या बता रहा हूं? नेत्र दोष। क्या बता रहा हूं? बोलो नेत्र दोष। क्लियर? अच्छे से निभगना आई डिफेक्ट। तो मैंने कहा आई डिफेक्ट बोलो कितने तरह के होते हैं? बोलो 3 तरह के। एक मैंने कहा निकट दृष्टि दोष। निकट बोलो मैंने कहा दृष्टि दोष, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मायोपिया। क्या बोलते हैं? बोलो मायोपिया। क्लियर? और आपसे मैं कहूँ एक होता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ दूर दृष्टि दोष। क्या होता है? दूर बोलो दृष्टि दोष, जिसको क्या बोलते हैं? बोलो मेट्रोपिया। आपसे मैं कहूँ मेट्रोपिया, या बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपर आपसे मैं को मेट्रोपिया। आज के टाइम में ये जो इंग्लिश में नाम मैंने लिखे हैं बहुत पॉपुलर है, मायोपिया और मेट्रोपिया। हिंदी में भी ऐसे लिख के दिया जाता है। क्लियर? और एक होता है जरा दृष्टि दोष। मैंने कहा जरा बोलो दृष्टि दोष। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा जरा दृष्टि दोष मतलब प्रेस बायोपिया। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं मेन तो ये दोनों हैं, ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सी बार आपसे मैं को स्टूडेंट बचपन से पढ़ते आते हैं लेकिन इनका फंडा क्लियर नहीं होता है। देखो मैं आपको समझाता हूं। पहला मैंने कहा परिभाषा। ठीक है? तो निकट दृष्टि दोष की हर एक बात इसकी परिभाषा में छिपी हुई है। परिभाषा क्या? बोलो परिभाषा के लिए हमें थोड़ा आई का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अभी मैं बोलो बनाया था, मैं थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूं। क्लियर? आपको ऐसे ही समझाने के लिए। मैंने कहा ये लेंस है। क्लियर? अब आप इमेजिन करो कि ये एक फार ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? एक बोलो फार ऑब्जेक्ट है। ठीक है? दूर स्थित आप सब ऑब्जेक्ट है। तो मेरे कहने का मतलब है इसकी बोलो प्रकाश किरण जाएगी बोलो आप समय को लेंस से, और मैंने कहा जब जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बोलो रेटिना पर, तो हमें क्लियर दिखाई देता है। लेकिन इस केस में क्या होता है? बोलो आपका इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के निकट बनती है। तो आपसे मैं कह रहा हूँ इसको हम क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। आपसे मैं कहूँ ये जो नाम लिखे हुए हैं वो बिल्कुल सही नाम है, बस समझने की जरूरत है। बोलो मैंने कहा कि निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? दूर स्थित बोलो वस्तु का प्रतिबिंब जब रेटिना के निकट बनता है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर बोलो मैंने कहा इसको यहां पर हमें बनाना है तो उस व्यक्ति को कैसा लेंस बोलो चश्मा पहनाना पड़ेगा? बोलो आपसे अवतल जो लेंस होता है बोलो वो अपसारी लेंस होता है, बोलो प्रकाश किरणों को फैलाता है। बोलो कैसा लेंस का चश्मा पहनाएंगे? अवतल लेंस का। क्लियर?
किरण फैलेगी और यहाँ पहुंचेगी, तो यहाँ पहुंचेगी, तो जब जब चश्मा पहन के रखेगा तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और चश्मा हटाते ही यहाँ बनेगा। तो इसका मतलब ये है जो होता है उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसको मायोपिया कहते हैं। इसका मतलब निकट दृष्टि दोष हमें कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है? तो जो इसका लक्षण होगा, बोलो आपसे मेरे को लक्षण क्या होगा? बोलो इस परिभाषा को देख के पता चलता है। बोलो आपसे मेरे को निकट, ठीक है, निकट की वस्तु आपसे मेरे को इसको स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन आपसे मेरे को दूर की वस्तु, बोलो आपसे मेरे को स्पष्ट, बोलो स्पष्ट नहीं। क्लियर? तो क्या हुआ कि बोलो किताबों ने और बहुत सारों ने, पढ़ाने वालों ने क्या किया, इसके लक्षण को परिभाषा बना दिया। तो अक्सर आपको कंफ्यूजिंग होती है कि नाम तो है निकट दृष्टि दोष और इसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, जबकि ये नाम इसकी लक्षण से थोड़ी बनाया है, ये नाम तो इसकी परिभाषा से बनाया है। तो परिभाषा क्या कहती है कि बोलो आपसे में किसी दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के निकट बनता है, इसलिए उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसलिए इसका लक्षण क्या बनेगा कि इसमें दूर स्थित वाले वस्तु जो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और निर्वारण आपका किससे किया जाएगा? बोलो निर्वारण हमें पता चल गया, बोलो लेंस से किया जाएगा। अगर आपका चीज समझी भी होगी, कभी याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आया निकट दृष्टि दोष का निर्वारण कौन से लेंस से किया जाता है। अब आपको फंडा पता है क्या? निकट दृष्टि दोष के अंदर बोलो जो हमारी इमेज है वो रेटिना के निकट बनी है, तो रेटिना तो पहुंचानी है, तो प्रकाश किरणों को फैलाना पड़ेगा, और फैलाने वाला लेंस कौन सा होता है? अवतली होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा दूरदृष्टि दोष, अगेन दूरदृष्टि दोष, ये डायग्राम बनाया मैंने आपसे, मैं कह रहा हूं मैंने कहा दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, ये लेंस है, इमेजिंग करना, और ये रेटिना है। बोलो इसमें ये नियर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट है। तो नियर ऑब्जेक्ट आपसे मैं कह रहा हूं का प्रतिबिंब जब रेटिना पे बनेगा तो क्लियर दिखाई देगा, लेकिन रेटिना पे नहीं बन करके क्या बनता है? बोलो बोलो रेटिना से दूर बनता है। तो मुझे बताओ इसको यहां बनाने के लिए हमें कौन सा लेंस का चश्मा पहनाना पड़ेगा? बोलो उत्तल बनाना पड़ेगा। कौन सा पहनाना पड़ेगा? बोलो उत्तल आपसे मेरे को लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं, वो पोलो प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस केस में क्या होगा? बोलो जब जब हम चश्मा पहना देंगे, बोलो ये आपसे मेरे को वास्तविकता में यहां बन रहा है, चश्मा पहनाने पर यहां बनेगा, चश्मा उतारेंगे तो यहां बनेगा। तो आई थिंक ये है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष की परिभाषा क्या हुई? वह नेत्र दोष जिसमें नियर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के दूर बनता है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो अगर परिभाषा ही हुई तो लक्षण क्या होगा? बोलो लक्षण हम कहेंगे, बोलो इससे बोलो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्लियर? पास की वस्तु आपसे मैं कहूँ स्पष्ट, मैंने कहा स्पष्ट दिखाई, बोलो दिखाई नहीं देती है। क्लियर? नहीं देती। इसका मतलब हुआ इस लक्षण को कभी परिभाषा नहीं बनानी है तो आपको ये नाम समझ में नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आए? बोलो अगर आपने रियल में परिभाषा समझी है तो आपको कभी कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगी, ना लेंस का डिसाइड करने में कंफ्यूजिंग होगी, ना परिभाषा को देने में कंफ्यूजिंग होगी, ना लक्षण पता करने में होगी। और रही बात जरा दृष्टि दोष, तो मैंने कहा बोलो आपसे मैं कहूँ जिसमें, मैंने कहा जिसमें पास तथा दूर आपसे मैं कहूँ दोनों ही ऑब्जेक्ट मैंने कहा क्लियर दिखाई, बोलो दिखाई आपसे मैं को नहीं देते हैं। क्लियर? ऐसा जनरली बुढ़ापे में होता है, क्योंकि जड़ा का मतलब ही क्या होता है? बुढ़ापा। क्लियर? इसके निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा? बाईफोकल लेंस का यूज करना पड़ेगा। बोलो बाई फोकल लेंस, आपसे मैं कहूँ बाईफोकल लेंस का यूज करेंगे। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जिसके अंदर जब उसको पास देखना होता है तो पास देख लेंगे, दूर देखना होगा तो दूर देख लेंगे। क्लियर? तो आपसे मैं कहूँ ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी एग्जाम में पूछा जाता है मायोपिया दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज में करते हैं, कभी पूछा जाता है दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। तो इसका मतलब इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको एक पक्का याद होना चाहिए, निकट दृष्टि दोष मायोपिया होता है तो अपने आप ही दूरदृष्टि दोष मेट्रोपिया होगा। तो मैं आपको याद करा देता हूं। देखो हम बोलो इंडिया के अंदर भी राजस्थान में रहते हैं, और राजस्थान के अंदर आप जानते हो महिलाएं जो होती है, लड़कियां जो होती है, उनके बोलो आपसे मैं कहूँ एक बहुत बड़ी कमी होती है। क्या क्या आपसे मैं कहूँ वो हमेशा क्या कहती है कि बोलो आप उनका एक दोष होता है क्या, कि उनका कोई भी वो पिया उनके हमेशा कैसा रहना चाहिए? निकट रहना चाहिए। यानी आपसे मैं कहूँ मायोपिया 4-5 बार बोलोगे तो अपने आप क्या निकलने लगेगा? मेरा पिया। क्लियर? तो वो कैसा दोष है? बोलो निकट दृष्टि दोष। मतलब मायोपिया
इंग्लिश में किसको कहा जाता है, बोलो हिंदी में किसको कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष, या निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मायोपिया। क्लियर। तो अब आपको एग्जाम में मायोपिया से लेंस पूछे, निकट दृष्टि दोष से पूछे, मायोपिया किसको बोलते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो आपसे मैं कहूँ डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये जो हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है लाइट, जो लेवल 1 में भी है, लेवल 2 में भी है, सारे के सारे कंटेंट मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। चाहे वो आपका प्रकाश का परावर्तन हो, चाहे गोलीय दर्पण हो, प्रकाश का अपवर्तन हो, बोलो आपसे लेंस हो, आपका मानव नेत्र हो और नेत्र दोष हो। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपसे मैं करूं इसको आप बोलो आपसे मैं करूं 2-3 बार स्टडी करके इस टॉपिक को तैयार कर सकते हो। तो आज हमने जो एक चेन स्टार्ट की आप लोगों के एडवाइस पे, आप लोगों के कहने पर, आपसे मैं कहूं कि आपका 20 टॉपिक जो है उनको मैं ऑलमोस्ट 20 डेज में करा दूं। तो आपसे मैं करूं आपका बोलो रीट आज से 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद है, तो आप बहुत बहुत बार अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। आई होप आपको ये आपसे मेरे को लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, और अगर आया तो आप मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और हम फिर इसी बोलो आपसे कड़ी के अंदर कल फिर एक लेक्चर लेके आएंगे। क्लियर। ओके, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो। और आपसे मेरे को हमेशा मैंने एक ही बात कही है, जो लगातार कंटिन्यू मेहनत करता है उसको जरूर सफलता मिलती है, एक दिन जरूर मिलती है। क्लियर। बस पढ़ते रहो। और आपसे मेरे को हमेशा मैंने कहा है, जो टॉप करते हैं उनका वही कंटेंट पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हो, केवल उनके पढ़ने का तरीका अलग होता है। क्लियर। तो बस इसको आप फॉलो करो, और आपसे मैं करूं आप मस्त रहो और स्टडी करते रहो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।